हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल मैंने आपके लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए जो भी वैकेंसीज आई हैं, स्पेशली पीजीटी की आई है, यूपी टीईटी यूपी पीजीटी की, तो आपका मेरी तरफ से बहुत ही कोशिश है कि आप इस एग्ज़ाम में पास हों। और आप देख रहे हैं कि डेली मैं आपको 4-5 वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूं जो बेस्ट से बेस्ट मेरे से हो सकता है। ठीक है। और जो भी मेरे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं तो वो मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है। मैं आपको जो है एडवांस में ही आपके एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी करें और आपकी जो है जॉब लगे। देखिए, सबकी तो जॉब नहीं लगती है क्योंकि वैकेंसी कम है, फिर भी कोशिश जरूर करनी चाहिए। ठीक है। एक लाइन है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमें प्रयास करते रहने चाहिए। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, मैं इसमें कर क्षेत्र से रिलेटेड आपको जो है कुछ एमसीक्यूज दूंगा, नियर अबाउट 50 के आसपास। इसमें भी 3 टाइप पे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपके पीजीटी और टीजीटी के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए, इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे। ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं हमारे, और करंट क्वेश्चंस हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा सरकार को किया जाने वाला भुगतान आप सब जानते हैं कर कहलाता है। ठीक है। और सरकार केवल राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से ही कर नहीं लगाती, बल्कि इस उद्देश्य से भी कर लगाती है कि आर्थिक विषमताओं को कम किया जा सके और एकत्रित राजस्व को जन कल्याण और विकासात्मक कार्यों में व्यय करती है। कर, जैसे कि आप जानते हैं, टैक्स जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स आप जानते हैं कि ऐसा कर जिसे जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी को उससे वसूला जाता है, अर्थात इसे किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष कर की स्थिति में कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है। ठीक है। इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, तो ये आपके डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। और अगर हम अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ऐसे करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है जिनका मौद्रिक भार दूसरों पर टाला जाता है। मतलब कि करापात किसी और व्यक्ति पर होता है और कराघात किसी और व्यक्ति पर। जैसे सेवा कर, सर्विस टैक्स होता है आपका, केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है, तो ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए, अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें कि औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क, जो एक्साइज ड्यूटी होती है, वो देय होता है उसके, ऑप्शन ए, उत्पादन पर। क्वेश्चन 3 अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, उपभोक्ताओं को। ठीक है, इंग्लिश में कंज्यूमर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन 5 भारत में राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन ए, सेल टैक्स, बिक्री कर। क्वेश्चन 6 विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी। तो वो ऑप्शन सी करेक्ट है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। ठीक है। क्वेश्चन 7 कि कराधान, टैक्सेशन, एक उपकरण है किसका, मौद्रिक नीति का, मॉनेटरी पॉलिसी का। क्वेश्चन 8 देखिए, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, फुल फॉर्म है मैट की, तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 9 कि मॉडवेट का स्थान वर्ष 2000 में किसने लिया। ठीक है, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, तो ऑप्शन ए, सेनवेट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। क्वेश्चन 10 कि वैट के संबंध में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। देखिए, वैट अब खत्म हो चुका है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन पुराना है। ठीक है, तो क्योंकि किसी ना किसी ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन किया है,
तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, ये आ सकता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में वैट को, वैल्यू एडेड टैक्स को, किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1 जनवरी 2008 में। क्वेश्चन 12, वैट की दर प्राय ऑप्शन सी 4 से 12.5% थी। क्वेश्चन 13, केंद्र सरकार को किस प्रकार के कर से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स से, प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14 की सेवा कर, सर्विस टैक्स का प्रारंभ भारत में कब किया गया? तो ऑप्शन डी, सन 1994-95 से। क्वेश्चन 15, जीएसटी लाने के लिए कौन सा संविधान संशोधक विधेयक लाया गया? तो ऑप्शन सी, 115वां। क्वेश्चन 16, जीएसटी सम्मिलित रूप होगा। देखिए इसमें सभी आएगा, एक्साइज ड्यूटी भी, सर्विस टैक्स भी और वैट भी, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 17 कि जीएसटी के अंतर्गत एक जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रस्ताव है जिसका अध्यक्ष देश का, ऑप्शन बी, वित्त मंत्री होगा, फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए अपने आप में ही एक ये क्वेश्चन है कि एमएनपी का पूरा नाम क्या है? तो एमएनपी का पूरा नाम है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, जिसे पूरे भारत में जनवरी 20 यानी 20 जनवरी 2001 में लागू किया गया, ठीक है। इसका आरंभ कब और कहां किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, 25 नवंबर 2010 को किया गया एमएनपी को, और इसे हरियाणा से लागू किया गया, ठीक है, हरियाणा में लागू किया गया था। क्वेश्चन 19, लाफर कर्व दर्शाता है? तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, टैक्स रेवेन्यू और रेट ऑफ टैक्स के मध्य संबंध को। क्वेश्चन 20, इनकम टैक्स रिटर्न हेतु सहज और सुगम नामक 2 फॉर्म को वित्त मंत्रालय द्वारा किस वर्ष जारी किया गया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी करेक्ट है कि 1 अप्रैल 2011 को। क्वेश्चन 21, डीटीसी का अर्थ है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहां पर, डायरेक्ट टैक्स कोड, ठीक है। क्वेश्चन 22 की भविष्य में आयकर लोकपाल की नियुक्ति के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है कि 1 और 2 नंबर कि आयकर अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगाना, और 2 नंबर की करदाताओं की शिकायतों का शीघ्र निपटारा, ठीक है। क्वेश्चन 23, ये 2 सूची दी हैं आपको, समिति दी है और संबंधित क्षेत्र दिए हैं आपको। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जो वाई रेड्डी समिति है उसका संबंध है आयकर छूटों की समीक्षा से, ठीक है। बी है आपका चेल्लैया समिति, तो उसका संबंध है आपका कर सुधार से, ठीक है। सी है आपकी भूरेलाल समिति, उसका संबंध है आपका मोटर वाहन करों में वृद्धि, और डी है आपका एल के झा समिति, तो उसका संबंध है आपका अप्रत्यक्ष कर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 24, डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली। क्वेश्चन 25, भारत में आयकर का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 1961 से। देखिए इनकम टैक्स पे मैंने नियर अबाउट 50 के आसपास क्वेश्चंस भी अपलोड किए थे थोड़ी देर पहले, तो जिन्होंने ना देखे हों तो वो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इनकम टैक्स फॉर टीजीटी पीजीटी एंड बीएड एंट्रेंस जो है वो देख सकते हैं, इसमें मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की शेयर बाजार में होने वाली शेयरों की खरीद एवं बिक्री को वर्ष 2004 में किस कर के दायरे में लाया गया? तो वो था ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। क्वेश्चन 27, निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स का प्रारंभ भारत में किस वर्ष में हुआ? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, सन 1966 में। क्वेश्चन 28 कि फ्रिंग बेनिफिट टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो ऑप्शन डी, अतिरिक्त वित्तीय लाभ पर, ठीक है, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल प्रॉफिट। क्वेश्चन 29
कि जीरो टैक्स कंपनी को किस कर के दायरे में लाया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मैट, MAT। क्वेश्चन 30, व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए गए उपहार पर आयकर के संबंध में नया नियम 1 अक्टूबर 2009 में लागू किया गया, जिसके तहत 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के उपहार लेने पर उपहार के मूल्य का कितने प्रतिशत आयकर के रूप में देय होगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 30%। क्वेश्चन 31, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? देखिए ऑप्शन नंबर ए, सेल टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन 32, निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। अब इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए जो कस्टम ड्यूटी है आपका, वो सीमा शुल्क, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, और जो 4 नंबर है आपका एक्साइज ड्यूटी, वो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 33, कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो देखिए बिक्री कर। क्वेश्चन 34, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, ऑप्शन सी बिक्री कर। क्वेश्चन 35, भारत में हाल में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिश पर आधारित थे, उसके अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए RJ चेलैया। क्वेश्चन 36, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस कमेटी ने की थी? ऑप्शन बी केलकर कमेटी ने। ठीक है, क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सेकंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है? तो वो है ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार। क्वेश्चन 38, उत्पाद शुल्क क्या है? एक्साइज ड्यूटी, तो वो है एक अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 39, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन सी सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। क्वेश्चन 40, कि निम्नलिखित करों में से राज्य सरकारों द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता? तो ऑप्शन डी निगम कर। ठीक है, क्वेश्चन 41 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अब, कि बजट अनुमान 2014-15 के अनुसार प्रत्यक्ष करों में सर्वाधिक राजस्व किस कर के से प्राप्त होगा? देखिए व्यूअर्स, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, 2014-15 का एग्जाम में आया हुआ। तो अब आप इसमें जो है 2020-21 से रिलेटेड जो है आप इसे देखें। तो इसमें आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 42, बजट अनुमान 2014-15 के अनुसार अप्रत्यक्ष करों में सर्वाधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होगा? ऑप्शन डी सर्विस टैक्स। क्वेश्चन 43, केंद्र सरकार को प्राप्त राजस्व में प्रत्यक्ष करों के योगदान का सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर ए कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। क्वेश्चन 44, 2014-15 के अनुसार केंद्र सरकार के प्राप्त राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के योगदान का सही क्रम है? ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी। क्वेश्चन 45, वर्ष 2011-12 में केंद्र सरकार के कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का अनुपात था 56:44, यानी कि 56% जो थे वो थे प्रत्यक्ष कर और 44% थे आपके अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, क्वेश्चन 46, GAAR से तात्पर्य? ठीक है, पूरा नाम हमें बताना है। जो मैंने आपको GST के 2 दिन पहले क्वेश्चन अपलोड किए थे, तो उसमें GAAR रिपीट हुआ है। ठीक है, तो पूरा नाम है आपका उसका बी ऑप्शन, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, 2013-14 वर्ष के बजट में सीनियर सिटीजन के लिए आयकर की छूट सीमा कितनी स्वीकृत की गई है? ठीक है, तो आप अब लेटेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो उसके हिसाब से था ऑप्शन नंबर बी 2,50,000। क्वेश्चन 48, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा सहायक होता है? देखिए जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है ये सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 49,
सेवा कर सर्विस टैक्स की दर 2013-14 के बजट में कितनी कर दी गई थी? ऑप्शन सी 12%। क्वेश्चन 50, निम्न में से कौन सा कर 1 अप्रैल 1985 को समाप्त कर दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्टेट ड्यूटी। क्वेश्चन 51, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, धन कर माइनस, ये जो है आपका माइनस नहीं है, ये एक्चुअली धन कर जो है ये राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर, ठीक है, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 52, 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर विभिन्न केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियां नेट रिसीप्ट्स का 32% हिस्सा प्रत्येक वर्ष राज्यों में बांटा जाएगा। तो पूर्व में यह कितने प्रतिशत था? तो ऑप्शन नंबर बी 30.5%। ठीक है। क्वेश्चन 53 की GAAR, अभी मैंने पूरा नाम बताया था इसका कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, तो के प्रावधानों में संशोधन हेतु प्रधानमंत्री ने जुलाई 2012 में एक समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष ऑप्शन बी पार्थ सारथी सोम थे। क्वेश्चन 54, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंध की विस्तृत व्याख्या की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल है आपका 264 से 293। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि एडवेलरुम टैक्स मेथड के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इसमें केवल 1 नंबर और 3 नंबर जो है वो आपके असत्य कथन है, जैसे कि यह सभी प्रत्यक्ष करों को आरोपित करने की विधा है, और 3 नंबर की यह व्यक्ति की आय को आधार बनाता है। ठीक है। तो चलिए व्यूवर्स, ये थे आपके आज जो मैंने आपकी क्लास ली इसमें बेस्ट एमसीक्यूज की, तो उसमें टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो है ये मैंने आपको 55 क्वेश्चंस दिए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी कोई आपका सजेशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके बाद मैं आपके टॉपिक वाइज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो इन्होंने आपको पीजीटी में यूपी पीजीटी में जो सिलेबस दिया है उससे रिलेटेड भी मैं आपसे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूंगा। ठीक है। चलिए व्यूवर्स, थैंक यू।